a very passionate teacher, nurse educator, and a team leader who has worked practically with newborn babies in large SNCU in West Bengal, with a wealth of experience and contribution to the preterm e-training module as part of the NNF. We have a very learned faculty today who is going to talk to us about neonatal hypothermia. आज इस टॉपिक के बारे में हमें बहुत प्रैक्टिकल और बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर उषुशी घोष टू काइंडली टेक ओवर नाउ. Okay, thank you, sir. Good evening, all. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. One request is that can you speak in somewhat in Hindi also, if possible? Yeah, sure. Thank you. देखिए, हम लोग जो नियोनेट्स में काम करते हैं तो हम जानते हैं कि ये नियोनेट्स कितना नाजुक होता है ना. तो जो देखा गया है कि जो नियोनेटल बेबी दे आर एक्चुअली होम्योथर्मिक, बट उनका जो एबिलिटी है अपने आपका थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का, वो बहुत जल्दी ओवरवेल्म्ड हो जाता है. जैसे कि उतर चढ़ाव आ जाता है जब कभी भी एनवायरमेंटल टेम्परेचर या एनवायरमेंट में कुछ भी उतर चढ़ाव हुए. तो इसलिए न्यूनेटल बेबी गॉट डिसबैलेंस्ड वेरी इजीली और वेरी क्विकली. और ये इतना ही नाजुक है और इसके ये नाजुकपन को सिक्योर करने के लिए हम न्यूनेटल नर्सेस आर देयर, इजंट इट? सो आज हम लोग जो बात करने जाएंगे जिस टॉपिक के बारे में, दैट हैज ऑलरेडी बीन शेयर्ड टू यू, हाइपोथर्मिया एंड केएमसी. देखा गया है कि 1 डिग्री टेम्परेचर घटने से ही, सिंगल 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज होने से ही बच्चे का जो सेप्सिस का चांस वो 11% तक बढ़ जाता है और उसका मॉर्टेलिटी 28% तक. और देखिए, अगर सेप्सिस और मॉर्टेलिटी दोनों ही बढ़ जाता है तो हाइपोथर्मिया कंटिन्यूज टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ न्यूबॉर्न डेथ, है ना, कि उसका मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी में इसका बहुत प्रभाव है. इसलिए अगर हम लोगों का लैक ऑफ अटेंशन हो जाएगा इस साइड पे, ये हाइपोथर्मिया प्रिवेंशन, मैनेजमेंट एंड डिटेक्शन एंड असेसमेंट एंड एंटिसिपेशन में, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा नियोनेट्स को सेफली सिक्योरली हैंडल करने में. तो टुडे ऑब्वियसली आई विल टॉक विद हाइपोथर्मिया, जिसका प्रिवेंशन, मैनेजमेंट एंड द केएमसी, कैंगारू मदर केयर. तो हाइपोथर्मिया, व्हाट इज हाइपोथर्मिया? हम सभी को पता है कि WHO के मुताबिक हाइपोथर्मिया है जब कभी भी बॉडी टेम्परेचर बिलो द नॉर्मल रेंज, दैट इज 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज द नॉर्मल रेंज, उसके नीचे आ जाता है. और हम लोग जो FBMC गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर गाइडलाइंस, वहां पे बोलते हैं कि बॉडी टेम्परेचर मतलब एक्सिलरी टेम्परेचर. सो द एक्सिलरी टेम्परेचर अगर 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे हाइपोथर्मिया. लेकिन ये हाइपोथर्मिया, इसका इंसिडेंस अगर नहीं जानेंगे कि कितना हो रहा है, कितना इसका परसेंटेज होता है पूरा देश में, पूरा विश्व में, तो हम लोग इसको मैनेज ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे और हम लोगों को पता चलेगा क्यों इतना इंपॉर्टेंस है हाइपोथर्मिया में. देखा गया है कि एनुअली 17 मिलियन नियोनेट्स हाइपोथर्मिया डेवलप करता है और इसमें से 8 मिलियन के जो बच्चा होता है ना, उसके 8 मिलियन बच्चा 1 साल तक पहुंचने के पहले ही मर जाता है, जिसके से कॉज ऑफ डेथ 2.5% का है हाइपोथर्मिया, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट. और हम लोगों का इंडिया में जो टोटल वर्ल्ड का ग्लोबल डेथ है 30%, हम इंडिया उसको कंट्रीब्यूट करते हैं. सोचिए हम कितना महान है. तो इसमें से 1.2 मिलियन डाई ड्यूरिंग दिस पीरियड. सो इफ वी कैन प्रिवेंट हाइपोथर्मिया एंड मैनेज हाइपोथर्मिया वेरी वेल, वी कैन रिड्यूस दिस परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशंस. एंड अगर हम लोग देखेंगे और भी स्टडीज में तो देखेंगे कि जो प्रिवेलेंस रेंज है हाइपोथर्मिया का हॉस्पिटल में, वो है 32 to 85%. सोचिए, द सिंगल मोस्ट थिंग जो हाइपोथर्मिया, जो कि बहुत सारे डिजीज को प्रोवोक करते हैं, उसका प्रिवेलेंस रेंज है 30 to 85%, एज बिकॉज मे बी वी आर डूइंग अ लॉट बट वी आर नॉट डूइंग दैट मच, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट प्रिवेंट दैट. सो इफ वी हम लोग अगर हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट कर सकेंगे और मैनेज कर सकेंगे तो हम लोग ये कंट्रीब्यूशन भी कम कर सकेंगे. देखा गया है 24 आवर्स में 25 to 40% ऑफ न्यूनेटल मॉर्टेलिटी होता है
और 75% न्यूबॉर्न का मोर्टेलिटी होता है फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में। टोटल जो न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी हम लोग देखा गया है, उसका जो मेन कॉज है वो एस्फिक्सिया है, प्रीमेच्योरिटी है, अदर थिंग्स। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हाइपोथर्मिया। ये सब कुछ जो है ये एक स्टडी करके ही देखा गया है। तो हम लोगों का आज का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होगा कि ये जो बहुत सा इंसिडेंट्स है हाइपोथर्मिया का और इसका एडवर्स इफेक्ट है, उसका मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस के बच्चा हाइपोथर्मिया हो जाता कैसा है, हाइपोथर्मिक कैसे हो जाते हैं, और उसका जो मेंटेन करने का वार्म चेन वो कैसा है और कैसे मेंटेन कर पाएंगे, और उसका अगर हाइपोथर्मिया हो जाए तो उसका ग्रेड क्या है और उसको कैसे हम प्रिवेंट और मैनेज कर पाएंगे। तो आज यही ऑब्जेक्टिव्स लेके हम लोग बैठेंगे। सो फर्स्ट मैंने बोला था कि हीट लॉस, अगर हम लोग पता चल जाएगा कि बच्चा कैसे हीट लॉस करता है तो हम लोग वही रोक देने से बच्चे का हाइपोथर्मिया होने से रोक पाएंगे। तो हम लोगों को सभी को ही पता है कैसे होता है। 4 ways a neonate can lose his heat: conduction, convection, evaporation and radiation. सो कंडक्शन, जब कभी भी कोई कोल्डर ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, कैसे आ सकता है? अगर प्रीवियसली हमने देखा है कि बच्चे को रिसीव करते हैं एनामेल या स्टील ट्रे पे, तो वो तो कोल्ड था, अभी जो बंद कर चुके हैं हम लोग। और कभी भी अगर प्री वार्म टाइल जिसमें बच्चे को रिसीव करना चाहिए था, अगर वो हम रिसीव ना करेंगे, तब हो सकता है कंडक्शनल हीट लॉस, कन्वेक्शनल हीट लॉस। हम लोग जब भी कोई भी बर्थिंग यूनिट या एनआईसीयू के एनवायरमेंट के बारे में बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ड्रॉट फ्री एनवायरमेंट होना चाहिए। ड्राफ्ट फ्री क्यों? क्योंकि अगर कोई ठंडी हवा बच्चे के ऊपर से चले जाएगा तो बच्चे का टेम्परेचर जो है उसको लेकर चला जाएगा, तो दैट विल कॉज कन्वेक्शनल हीट लॉस। और इवापोरेटिव हीट लॉस, जब कभी भी बच्चा जन्म लेता है उसके ऊपर में एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, अगर हम लोग ड्राई करने में थोड़ा सा देर कर देंगे तो वो जो इवापोरेशन होगा उसमें से भी बच्चे से हीट लेके वो एमनियोटिक फ्लूइड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स गॉट इवापोरेटेड, तो बच्चा इवापोरेटिव लॉस करता है। रेडिएशन हीट लॉस जो है कि कहीं भी कोई स्टील ऑब्जेक्ट या कुछ ठंडा कोई मेटेलिक चीज रखता है तो बच्चा रेडिएट करता है हीट वो स्टील ऑब्जेक्ट और कोल्डर ऑब्जेक्ट पे। अगर आप लोगों की एनआईसीयू यहाँ पर कभी भी कोई रेडिएंट वार्मर देखा होगा तो देखेंगे उसका जो स्टेम है जहाँ पे कंट्रोल पैनल है उसका आसपास जो है ना एक कुछ मैट जैसा फिनिशिंग करके कलर या कोटिंग है, दैट इज रिटन एज थर्मो इंसुलेटेड कोटिंग। क्योंकि तो टोटल पैनल एंड द बॉडी इज मेड अप ऑफ स्टील, तो रेडिएटिव हीट लॉस हो जाएगा बच्चे का। ये प्रिवेंट करने के लिए वो जो स्टेम है वो पूरा एक थर्मो इंसुलेटेड कोटिंग देके रखा हुआ होता है। So the 4 ways a newborn may lose heat to environment. Now, why newborn इतना हाइपोथर्मिया होने में ससेप्टेबल क्यों है? ऐसे तो हीट लॉस कर सकता है लेकिन फिर भी ये लोग बहुत ससेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है उनके वजन के माफिक ये बहुत लार्ज होता है एज कंपेयर टू देयर बॉडी वेट, और इसका जो हीट जनरेटिंग मैकेनिज्म्स होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, और ये लोग अदर के जैसे बहुत एक्सपोजर में आता है क्योंकि इसका पूरा बॉडी जब होता है पूरा एमनियोटिक फ्लूइड में ड्राइड होता है। ये जब थोड़ा सा सुसु पॉटी भी कर देते हैं, बोल नहीं पाते हैं, कभी कभी हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं, तो दैट विल कॉज इवापोरेटिव लॉस। सो दे आर वेरी मच ससेप्टेबल टू हाइपोथर्मिया। अगेन आई विल डिवाइड दिस न्यूबॉर्न, जो भी हम लोग करते हैं एनआईसीयू में, न्यूबॉर्न को सिर्फ न्यूबॉर्न करके छोड़ नहीं देते हैं, बोलते हैं टर्म या प्रीटर्म, क्योंकि ये तो हम टर्म बच्चे के लिए बात कर रहे हैं। जो प्रीटर्म है दे आर मोर, स्टडी में देखा गया है, दे आर मच मोर ससेप्टेबल टू हाइपोथर्मिया देन इन कंपैरिजन विद टर्म न्यूनेट्स। सो क्यों प्रीटर्म में इतना? उसका सबक्यूटेनियस फैट टर्म बच्चे से कम होता है, पोर इंसुलेशन, उसका ब्राउन फैट जो है वो भी कम होता है, उसका स्किन जो है वो बहुत परमिएबल होता है क्योंकि उसके इनसेंसिबल वाटर लॉस एंड दे आर वेरी इजी टू लॉस देयर heat through evaporations and other ways। और उसका जो ग्लाइकोजन स्टोर है, फिजिकल रिस्पॉन्स टू कोल्ड है, वो बहुत फिजियोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स टू कोल्ड वेरी पुअर होता है। इसलिए देखा गया है कि प्रीटर्म लोग जो है वो टर्म लोगों से ज्यादा ससेप्टेबल है हाइपोथर्मिक होने से। तो हम जब कभी भी हाइपोथर्मिया के लिए बात करेंगे टर्म प्रीटर्म, ये प्रीटर्म में भी थोड़ा सा स्पेशल कंसिडरेशन करके बात करेंगे। नाउ इतना हाइपोथर्मिया कर रहे हैं, क्यों इसका क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होता है? देखिए, अगर हाइपोथर्मिया हो गया तो बच्चे का हाइपोग्लाइसीमिया का चांस बहुत बढ़ जाता है, उसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, उसका वेट गेन का जो प्रोसेस है वो बहुत पुअर होता है। इसके अलावा भी
myocardial dysfunction, shock, neurological injury, coagulopathy, sepsis, hypoxia, persistent pulmonary hypertension, apnea, ये सब कुछ चीज होने का चांस जो है बहुत बढ़ जाता है। So, देखिए एक हाइपोथर्मिया सुनने में बहुत छोटी सी बात है, लेकिन कितना एडवर्स इफेक्ट है इसका, जिसके लिए एक न्यूबॉर्न को हम अच्छे जिंदगी ना दे ही पाएंगे अगर इसको अर्ली डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एंड मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अब तक जो भी बात किया कि न्यूबॉर्न क्यों हाइपोथर्मिक हो रहा है, इसका वे ऑफ हीट लॉस, ये सब बच्चे के एस्पेक्ट से हम बात कर रहे हैं। अभी अगर हम लोगों के एस्पेक्ट से बात करेंगे कि उसका तो ये सब क्रॉस पॉस एंड कॉन्स का जो कॉन्स है ही, हम लोगों का भी कुछ गलतियां और हम लोगों का भी कुछ लैकिंग्स है जिसके लिए बच्चे हाइपोथर्मिक हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो नॉलेज है कि वो कैसे वो लॉस करता है हीट, दे आर ससेप्टेबल। फिर भी क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों का जो वार्म वेलकम है, warm welcome is the most important word that should be used for a neonate, क्योंकि warm welcome जो है baby should be received in a warm environment, that is the in the birthing unit। लेबर रूम का जो टेम्परेचर है मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, हम लोग 28 डिग्री सेंटीग्रेड में फिक्स करके रखते हैं, वो मेंटेन नहीं होता है। और लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन वार्म वेलकम मींस बेबी शुड बी वेलकम इन एन वार्म एनवायरनमेंट, प्री वार्म टॉवेल। अगर बच्चे का रिससिटेशन चाहिए तो वो वार्म होना चाहिए, मतलब जो भी है वो वार्म होना चाहिए, दैट इज वार्म वेलकम ऑफ ए न्यूबॉर्न। और सेकेंड इज दैट ब्रेक इन मेंटेनेंस ऑफ वार्म चेन। ये वार्म चेन का जो एक 10 स्टेप्स का एक प्रोसीड्योर है, एक चेन है, वो हम बाद में बात करेंगे जब मैनेजमेंट के बाद आएगा। इसमें अगर इस चेन में कभी भी कहीं भी स्टेप पे अगर ब्रेक हो जाएगा तो हाइपोथर्मिया तो होगा ही होगा। अनदर थिंग इज दैट inadequate warming procedure during resuscitation। जब अब कोई भी बच्चा होके नहीं रोता है, हम लोग फोकस करते हैं कि बच्चे को रुलाना है, बच्चे को सांस लेना है, लेकिन अगर हम सोचेंगे कि उसका रिससिटेशन को ABC, उसके पहले आता है TABC, तो पहले तो टेम्परेचर, लेकिन हम उस जगह पे ही गलती कर जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर को हम ओवरलुक कर जाता है। उसके बाद इनएडिक्वेट वार्मिंग प्रोसीडिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूनेट्स। मैं मेरा इतने साल न्यूनेट में यही देखा है कि जब कभी भी रेफर होकर कोई दूसरे हॉस्पिटल से आता है, बच्चे पूरा कोल्ड स्ट्रेस में या नहीं तो मॉडरेट हाइपोथर्मिया भी आता है, कभी कभी भी सीवियर हाइपोथर्मिक बेबी भी हमने रिसीव किया है, इवन हम लोग का लेबर रूम से जब आता है तब भी। सो टोटल ट्रांसपोर्टेशन is the single most factor to cause hypothermic in neonate, and separation of mother and baby soon after birth। अभी भी बहुत सारे हॉस्पिटल में जो हम बोलते हैं कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट सून आफ्टर डिलीवरी एटलीस्ट फॉर 1 आवर, माँ के बेयर चेस्ट पे रखो बच्चे को, उसको इनिशिएशन करो ब्रेस्ट फीडिंग, इसमें भी लैकिंग होता है। सो दीज आर द फैक्टर्स फ्रॉम आवर साइड बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जिसके लिए बच्चा हाइपोथर्मिक हो जाता है। हाइपोथर्मिया अगर बच्चे को हो जाए तो उसको मैनेज करना पड़ेगा, तो मैनेज करने के लिए उसका स्टेजेस चाहिए हमको। तो स्टेजेस है 3: कोल्ड स्ट्रेस, मॉडरेट हाइपोथर्मिया, सीवियर हाइपोथर्मिया। कोल्ड स्ट्रेस को माइल्ड हाइपोथर्मिया भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं 36 डिग्री सेंटीग्रेड टू 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 36.5 हो जाने से ही बच्चा नॉर्मोथर्मिक हो जाता है। मॉडरेट हाइपोथर्मिया है 32 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड सीवियर हाइपोथर्मिया जब लेस देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तब बोलेंगे, और ये सभी टेम्परेचर एक्सिलरी होना चाहिए। सिग्निफिकेंट हाइपोथर्मिया एक्सिलरी टेम्परेचर लेस देन 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड। सिग्निफिकेंट हाइपोथर्मिया क्यों, ये बाद में हम बात करेंगे, क्योंकि जब भी स्टेजेस ऑफ हाइपोथर्मिया आता है ये तीनों ही पकड़ के हम लोग उसका मैनेजमेंट करते हैं। इसके अलावा भी WHO का भी एक क्लासिफिकेशन दिया गया है, नॉर्मल एक्सिट टेम्परेचर, माइल्ड हाइपोथर्मिया और कोल्ड स्ट्रेस, दैट इज 36 to 36.4 मॉडरेट, सीवियर और हाइपोथर्मिया मोर देन 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जो WHO का क्लासिफिकेशन है उसका है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव पर्पस, लेकिन मैनेजमेंट पर्पस में हम लोग ज्यादातर वो कोल्ड स्ट्रेस, मॉडरेट एंड सीवियर को ही पकड़ के करते हैं। नेक्स्ट ग्रेड मैनेजमेंट पर्पस में जो माइल्ड हाइपोथर्मिया बोलते हैं 35.5 को 36 पॉइंट, और सिग्निफिकेंट हाइपोथर्मिया 35.5 डिग्री। तो इतना सारा ग्रेडेशन बोलने से कंफ्यूजन तो होता ही होता है, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि जब कभी भी मैनेजमेंट का पर्पस आएगा हम लोग वो एक ही क्लासिफिकेशन को पकड़ के जाते हैं, दैट इज कोल्ड स्ट्रेस 36 to 36.4, मॉडरेट 32 to 35.9 एंड लेस देन 32 सीवियर।
ये जो मॉडरेट है उसमें से 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे में सिग्निफिकेंट हाइपोथर्मिया बोलते हैं। क्यों सिग्निफिकेंट हाइपोथर्मिया इसको बोलते हैं एंड 35.5 में इतना फोकस कर रहे हैं? क्योंकि मॉडरेट हाइपोथर्मिया में भी जब हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे तब देखेंगे कि उसको हम माँ के पास भी रख सकते हैं अगर रेडिएंट वार्मर नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन जब सिग्निफिकेंट हाइपोथर्मिया होता है और 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे में, तब उसको रेडिएंट वार्मर में रखा जाता है। हाँ, यहाँ पे एक मार्किंग आया है माइल्ड हाइपोथर्मिया, ये मैंने लिखा है, ये जो ग्रेडिंग है ये मैनेजमेंट पर्पस में होता है, लेकिन एक्चुअली हम माइल्ड हाइपोथर्मिया 36 to 36.4 ही बोलते हैं। ये जब मॉडरेट हाइपोथर्मिया का जो मैनेजमेंट पर्पस में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तब ऐसे क्लासिफिकेशन दिया गया है, इसलिए हमने ऐसा रखा है। लेकिन जब हम इतना स्टेजिंग कर रहा है, टेम्परेचर रिकॉर्डिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि स्टेजिंग करने के लिए टेम्परेचर रिकॉर्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। देयर आर सो मेनी वेज टू रिकॉर्ड अ टेम्परेचर। हम रेक्टल टेम्परेचर जो आप नहीं लेते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर से ले सकते हैं, ह्यूमन टच से ले सकते हैं, थर्मिस्टर प्रोब जो है रेडिएंट वार्मर वो फिक्स करके भी ले सकते हैं। सो टेम्परेचर रिकॉर्डिंग जब हम करेंगे उसको क्या करेंगे, तो पहले अगर आपके पास कुछ भी ना हो, आपका हाथ है, the human touch that should be learned and that should be taught to a mother। क्योंकि सब अगर पोस्टनेटल वार्ड या माँ के पास रखा हुआ है बच्चा, वो हाइपोथर्मिक हो जाता है, मम्मी को पता नहीं चलता क्योंकि हम लोग उसको सिखा नहीं पाते कैसे टेम्परेचर रिकॉर्ड करना चाहिए। उसके पास तो थर्मोमीटर नहीं रहता है, तो हाथ को कैसे यूज करेंगे? द डॉर्सम एस्पेक्ट ऑफ हैंड, इट शुड बी प्लेस्ड ऑन एब्डोमेन एंड ऑन द सोल। देन यू हैव टू कंपेयर के एब्डोमेन गर्म है या सोल गर्म है। अगर दोनों ही गर्म है तो बच्चा नॉर्मोथर्मिक है, अगर एब्डोमेन गर्म है, सोल ठंडा हो गया है, तो बच्चा कोल्ड स्ट्रेस में है, दैट इज 36 to 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हम टेम्परेचर नहीं बता सकते क्योंकि हम थर्मोमीटर में नहीं उसको मेजर किया है। और अगर दोनों ही ठंडा है, दैट इज एब्डोमेन एंड सोल, देन इट इज मस्ट बी बेबी को हाइपोथर्मिया हो गया है। जब ये दोनों ही ठंडा मिलेगा हमको, तब हमको डिजिटल थर्मोमीटर प्लेस करना पड़ेगा। ये डिजिटल थर्मोमीटर के बारे में हमने एक पिक्चर दिया है कि जितना भी पिक्चर हमने देखा है कि, और ये कॉमन गलती है जो हम करते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर वी ऑलवेज प्लेस परपेंडिकुलर टू द बॉडी, इट शुड नॉट बी, क्योंकि ये डिजिटल थर्मोमीटर के जो बल्ब है वो आर्मपिट में ही रहना पड़ेगा। आर्मपिट में तभी रहेगा जब इसको हम पैरेलल टू द बॉडी प्लेस करेंगे, ऐसे ही तब इसका जो टेम्परेचर होगा वो एक्यूरेट होगा। नहीं तो अगर हम परपेंडिकुलर रखेंगे तो कई बार देखा गया है टाइनी यूनिट्स के वक्त द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर गॉट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द आर्मपिट, जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है वो गलत रिकॉर्ड करता है। और डिजिटल थर्मोमीटर के बारे में एक चीज और बताएंगे कि डिजिटल थर्मोमीटर जब कभी भी ऑन करते हैं, येलो आता है, उसके बाद हम प्लेस करते हैं बेबी को। ये येलो का मतलब है कि एनवायरमेंट में जब भी हम टेम्परेचर ऑन करते हैं, एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो है उसको पकड़ लेता है। तो एनवायरमेंटल टेम्परेचर ऑब्वियसली 32 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे में आता है, और 32 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे में मेजर करने का क्षमता ये डिजिटल थर्मोमीटर में नहीं है। सो टेम्परेचर रिकॉर्डिंग के वक्त डिजिटल थर्मोमीटर का प्लेसमेंट एंड ह्यूमन टच, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके सिवा हम लोग जो यूजुअली करते हैं ना इस में, थर्मिस्टर को राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन में लगाते हैं, वो भी एक प्रोसेस है टेम्परेचर रिकॉर्डिंग की। नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। इसका सबसे बड़ा चीज है कि हाई इंडेक्स ऑफ सस्पेशन। हाई इंडेक्स ऑफ सस्पेशन मतलब आपको देख के ही लगना चाहिए कि हाँ ये बच्चे का हाइपोथर्मिया है, दो हम कहते हैं कि क्लिनिकल आई वगैरह वगैरह। सो एक सस्पेशंस जो है वो हाई होना चाहिए। तो इनिशियली बच्चे को क्या देखेंगे, देखेंगे कि थोड़ा सा पेलर हो गया है, थोड़ा सा बच्चे का ब्लूइश हो रहा है, कि तो तुरंत ही आपको डिजिटल थर्मोमीटर लेके आके उसका हाइपोथर्मिया का स्टेजिंग करना पड़ेगा। दैट इज द क्विक एक्शंस दैट यू हैव टू डू। इसको छोड़ के इनिशियल साइंस जो है कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, मॉटलिंग स्किन ड्यू टू पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन। लेट साइंस में आता है लेथर्जी होता है, ज्यादातर हम लेथर्जी के पाता है हाइपोथर्मिक बेबी को। ब्रैडीकार्डिया, एपनिया, पुअर क्राई, पुअर सक एंड फीड। मम्मी आके बोलेगा बच्चा अच्छे से नहीं खा रहा है, बच्चा कल से अच्छा नहीं, कैसे बच्चे को सूख गया है, ऐसे बोलेगा। Hypotonia due to CNS depressions, metabolic acidosis causes pulmonary arterial hypertension, जो मैंने पहले ये सब साइन सिम्टम्स बताया था। टैकिपनिया, डिस्ट्रेस, मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हाइपोथर्मिया आने से उसका दोस्त हाइपोग्लाइसीमिया को भी बुला लेते हैं साथ में।
Immunologic system depressions, risk of sepsis, DRC, scleroderma, bilirubin encephalopathy, these are the all late signs. और अगर क्रॉनिक कोल्ड स्ट्रेस में रह जाएगा कि बच्चे का पैर ठंडा हो गया है लेकिन पेट तो गर्म है, ये पैर में हम लोग ध्यान नहीं दिया, तो देखा जाएगा कि बच्चे का वेट गेन फेलियर हो रहा है। तो कहाँ पे ज्यादातर हाइपोथर्मिया होता है? ऑब्वियसली एट बर्थ, डिलीवरी रूम, दैट इज द प्लेस जहाँ पे बच्चे लोग ज्यादातर हाइपोथर्मिक हो जाता है। क्यों होता है हम लोगों तो अब तक बात कर चुके हैं। ड्यूरिंग चेंजिंग ऑफ नैपी और क्लोथ्स, खुला छोड़ देते हैं ऐसे, जब वेट करते हैं खुला छोड़ देते हैं ऐसे, कभी कभी वेट के मशीन के ऊपर कोई भी कपड़ा या कुछ भी नहीं दिया, डायरेक्ट बच्चे को दे देते हैं वेट मशीन पे। malfunctioning of heating source or removing the baby from heating source, that is the जो भी रेडिएंट वार्मर है, हम लोग सोचते हैं अच्छा दिखा रहा है, ठीक है, तब मतलब मशीन काम कर रहा है। नहीं, देखा गया है कि ज्यादातर मशीनरी फॉल्ट में बच्चे लोग ज्यादा हाइपोथर्मिक हो जाते हैं। मशीन इज शोइंग सम टेम्परेचर बट बच्चा इज इन कोल्ड स्ट्रेस। While transporting the sick baby, I'm continuously saying that transporting is the most important factor. During the transportation, baby loses its maximum heat. हम लोगों का एक QI हुआ था जहां पे हमने देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही ज्यादातर बच्चे लोग हाइपोथर्मिक हो जाता है। Now, sources of heat gain. इतना सारा बोल लिया कि ऐसे हीट लॉस करता है, तो अभी जब मैनेज करेंगे ये भी सोचना पड़ेगा बच्चे को कैसे हीट गेन करवाया जा सकता है। तो कैसे बच्चा कैन गेन हीट? गेन हीट थ्रू रेडिएशंस। रेडिएशंस का मतलब जो भी कभी रेडिएंट वार्मर के अंडर रखते हैं तो वो एक रेडिएटिव सोर्स ऑफ हीट गेनिंग है। कन्वेक्शंस, हम लोग बोलते हैं कि लेबर रूम या एनआईसीयू का टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड, और कुछ देर बाद हम थर्मोन्यूट्रल जोन के बारे में ही बात करेंगे। तो जो भी एयर पास होगा बच्चे के ऊपर से वो गर्म ही होगा बच्चे के लिए जो सुइटेबल है। सो कन्वेक्शनल हीट लॉस, हीट गेन हम ऐसे कर सकते हैं। कंडक्शनल हीट गेन कैसे होता है? जब कभी भी प्री वार्म टाइम में बेबी को रिसीव करेंगे। कंडक्शनल हीट लॉस हीट गेन कैसे कर सकते हैं कि बच्चे को रिसीव करने के प्रायर to the receiving a baby in a radiant format, that should be switch on 20 minutes prior receiving a baby। मैनुअल मोड में देके 100% हीटर आउटपुट देके हम लोग गर्म कर लेते हैं ताकि बच्चा जो आए एक गर्म जगह पे, गर्म प्लेस पे आ जाए। और एक बच्चे का हीट गेन का सोर्स है मस्कुलर एक्टिविटी। वो जब कभी भी क्राई करता है, मूवमेंट्स करता है, ये मस्कुलर एक्टिविटी भी उसका हीट गेन कराने में हेल्प करता है। और अनदर इज दैट इज नॉन शिवियरिंग थर्मोजेनेसिस। ये बच्चे का खुद का एक प्रोसेस है, जब कभी भी ब्राउन फैट के ऊपर से बच्चे का ये ब्लड जाता है तो बच्चे का ही वो वार्म हो जाता है, उसको हम नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम बोल रहे हैं कि हाइपोथर्मिया इतना है, लेकिन ये हाइपोथर्मिया प्रिवेंशन कर सकते हैं सिर्फ नर्सेस, क्योंकि दे आर रिसीविंग अ बेबी फ्रॉम द बर्थ टू द NICU इफ नीडेड, और टू द postnatal we are sharing these babies, to the community we are taking care and doing follow-ups of these babies. So nurses responsibility starts from the birthing unit and it ends to the up to community, of that means after discharge of the baby। तो इसको जब करेंगे तो हम लोगों का फर्स्ट चीज होगा कि एंटीसिपेट करना। Anticipate which baby can get hypothermic, term or preterm. Preterm baby can get more hypothermic, so anticipations and interventions to prevent hypothermia, कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि प्रिवेंट ही हो जाए, ताकि मैनेजमेंट और क्योर की जगह ना ही जा पहुंचे। अगर नहीं प्रिवेंट कर पाएंगे तो अर्ली डिटेक्शंस एंड मैनेजमेंट एज फास्ट एज पॉसिबल। Now, first मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलूंगी डिसीजन मेकिंग एंड एडवोकेसी। डिसीजन मेकिंग मीन्स मैंने बोला एंटिसिपेट करना, किसको होना है, कैसे होता है। तो जब भी अर्ली डिटेक्शन ऑफ रिस्क फैक्टर्स ऑफ हाइपोथर्मिक बेबी, अगर प्रीटर्म है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये बच्चा हाइपोथर्मिक हो सकता है। देन असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर, बच्चे का तुरंत होने से उसका टेम्परेचर लेना, उसका प्रॉम्प्टली क्लासिफाई करना स्टेज में, उसके बाद इनिशिएट करना कि हाँ इस स्टेज में है, यही एक्शन चाहिए। जैसे कि बच्चे का अगर हम गाइडलाइंस देखेंगे तो बच्चा नॉर्मल है 36.5 to 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पे एब्डोमेन एंड एक्सट्रीमिटीज बोथ आर वार्म, बेबी इज नॉर्मल। तो इस बच्चे के लिए मेरा मैनेजमेंट तुरंत क्या होगा, कवर करो, ये नॉर्मल है, इसको हाइपोथर्मिक मत करो। तो कैसे, कवर एडिक्वेटली विथ क्लोथ। एडिक्वेट, ये एडिक्वेट सब मतलब क्या है? एडिक्वेट का मतलब है ये कि उसका सर जो है, दैट इज द हेड इज द लार्जेस्ट सरफेस एरिया बोलते हैं, उसका हेड को कवर करो, एक्सट्रीमिटीज को कवर करो शॉक एंड मिटन से, एंड उसके बाद एक नैपी दो और बेबी को अच्छे से कवर करके रखो क्लोथ के साथ,
और बेबी को नेक्स्ट टू मदर, दैट इज वी आर फोकसिंग ऑन रूमिंग इन एंड नाउअडेज इट इज सेइंग बेडिंग इन। मां को और बच्चे को एक साथ में बेड में रखो नेक्स्ट द मदर एंड इनकरेज करो ब्रेस्ट फीडिंग ताकि उसका ग्लूकोज सप्लाई बंद ना हो जाए, उसको गर्म रख सकें हम। नेक्स्ट इज माइल्ड हाइपोथर्मिया और कोल्ड स्ट्रेस, दैट इज 36 to 36.4। जब हम टच टेक्निक में करेंगे तो उसका एब्डोमेन वार्म पाएंगे लेकिन एक्सट्रीमिटीज कोल्ड। ज्यादातर ये सब बच्चे हम पोस्टनेटल वार्ड में ज्यादा पाते हैं क्योंकि देखा गया है वहां पर ठीक मेंटेनेंस नहीं होता है टेम्परेचर एनवायरमेंट। तो इन बच्चे को जब भी हम माइल्ड हाइपोथर्मिया में पाएंगे तुरंत जो करेंगे वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट में माँ को दे देंगे और देखेंगे अगर वहां पे खुला हुआ खिड़की या दरवाजा है तो उसको बंद करेंगे। एनवायरमेंटल टेम्परेचर, अगर एसी का प्रोविजन है तो उसका टेम्परेचर हमको मेंटेन करना पड़ेगा। बच्चे को एडिक्वेटली कवर करना पड़ेगा, उसका मतलब हेड को कवर करो, बेबी को कवर करो और इंश्योर करो कि जो रूम वार्म मैंने बोला, और इनकरेज करो ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बावजूद भी अगर बच्चे को मॉडरेट हाइपोथर्मिया डेवलप कर गया, दैट इज 32 to 35.9 डिग्री, कोल्ड एब्डोमेन एंड कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, जिसका साइन सिम्टम्स देखा बच्चा साफ नहीं कर, माँ बोलेगा कि बच्चा देखो ना कल से ठीक से दूध नहीं पी रहा है, बच्चा वो कैसे लेथर्जिक हो गया है, बच्चा का क्राई जो है कल तो बहुत जोर जोर था बहुत कम हो गया है, और बच्चा बहुत जल्दी जल्दी सांस रहा है, दैट इज द फर्स्ट ब्रीदिंग। Then cover mother and baby together using a pre-warm clothes. Again, now I will focus, marking was there that what is 35.5 degree centigrade significant hypothermia. Cover mother and baby together using pre-warm clothes, ये हम कर सकेंगे। लेकिन अगर 35.5 के नीचे आ जाएगा, please send the baby to SNCU and keep the baby under radiant warmer, ताकि हम उसको warmth पहुंचा सकेंगे। If necessarily, vitamin K, as per the guidelines, reassess every 15 minutes. If temperature does not improve, provide additional heat by keeping baby under a radiant warmer or inside an incubator. This is the most important thing. If the baby is in mild hypothermia or moderate hypothermia, please reassess the baby, especially when the baby is in moderate hypothermia. Assess the baby every 15 minutes, क्योंकि अभी उसका अगर improve ना करे, उसका decrease होता जाए, तो बच्चे का लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए do early assess the every 15 minutes and take the necessary steps as early as possible. Now the severe hypothermia when it is less than 32 degree centigrade. यहाँ पर भी आप एब्डोमेन एंड एक्सट्रीमिटीज को कोल्ड पाएंगे। तो जब भी आप दोनों ही चीज को कोल्ड पाएंगे टच में, तुरंत ही एक थर्मोमीटर लेके देख लीजिए इसका टेम्परेचर क्या है, क्योंकि अगर 32 डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा और तब भी आपको रैपिड रिवार्मिंग आपका एक्शंस होगा। इसका जो साइन सिम्टम्स है देख के जो सस्पिशंस का बात आता है, तो उसको देखकर कैसे पता चलेगा? बेबी विल बी लेथर्जिक, उसका परफ्यूजन एंड मॉटलिंग ऑफ स्किन ज्यादातर हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, कभी कभी स्किन हार्डनिंग हो जाता है और लो ब्लड शुगर हाइपोग्लाइसेमिया भी होता है। तो इस सीवियर हाइपोथर्मिक बेबी के लिए आपको जो करना पड़ेगा, रैपिड रिवार्मिंग टिल बेबी इज 34 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रैपिड रिवार्मिंग कैसे कर सकते हैं? बेबी को तुरंत लेके आइए एक प्री वार्म टैब रेडिएंट वार्मर में। प्री वार्म मतलब ये रेडिएंट वार्मर ऑन रहता है, उसमें मैनुअल मोड में रखना पड़ेगा रेडिएंट वार्मर को। रेडिएंट वार्मर की मैनुअल मोड में 100% हीटर आउटपुट देके बेबी को रखना पड़ेगा। up to 34 degree centigrade you have to do the rapid rewarming. 34 degree centigrade हो जाने से बेबी को मैनुअल मोड से स्किन मोड में सेंड कर दो रेडिएंट वार्मर को, तब उसको स्लो रिवार्मिंग करो। ठीक है, तो सीवियर मॉडरेट हाइपोथर्मिया में हम लोग नहीं ये रैपिड रिवार्मिंग की बात करते हैं, लेकिन सीवियर हाइपोथर्मिया में बोलते हैं रैपिड रिवार्मिंग। एंड इफ नेसेसरीली गिव ऑक्सीजन टू मेंटेन SpO2, क्योंकि हमने बोला था कि इसका हार्ट रेट स्लो हो जाता है, ब्रीदिंग स्लो भी होता है, फास्ट भी होता है, कभी कभी बेबी हाइपोक्सिक होता है, तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा। बेटर इन केस ऑफ प्रीटर्म वी आर सेइंग हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ेगा। हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड मतलब क्या है कि जो भी ऑक्सीजन है उसको तो हम ह्यूमिडिफाइड करके देते हैं, अगर वो ह्यूमिडिफायर में हम गर्म पानी देंगे तो दैट विल बी हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड। IV फ्लूइड स्टडी रखना पड़ेगा, डेक्सट्रोज टू प्रिवेंट ब्लड शुगर को, जो हाइपोग्लाइसेमिया है उसके लिए, इंजेक्शन विटामिन के इफ बेबिंग इज देयर। और फिर से एक चीज में फोकस करेंगे, रीअसेस एवरी 15 मिनट्स, इफ टेम्परेचर डज नॉट इम्प्रूव प्रोवाइड एडिशनल हीट और मॉनिटर वाइटल्स। अगर बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन कर जाए तो उसके बाद 30 मिनट्स इंटरवल में उसको 2 घंटे तक असेस करो। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिलीवरीज रूम, कि ये जो मैनेजमेंट हमने पढ़ा कि ऐसे हाइपोथर्मिया होने में ऐसा ऐसा मैनेज करना पड़ेगा। हाइपोथर्मिया प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट के पहला रिस्पॉन्सिबिलिटीज नर्सेस का है डिलीवरी रूम पे,
क्या है, डिलीवरी रूम टेम्परेचर जो है वो मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड. सो मेंटेन अ रूम थर्मोमीटर इन डिलीवरी रूम. ड्राफ्ट भी, दरवाजा वगैरह सब बंद रखो. और न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर कभी किसी जगह पर देखा गया है प्रॉपरली एस्टेब्लिश नहीं है, दरवाजे के पास कर दिया. नहीं, ये न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए ताकि हम बच्चे का वार्म रिससिटेट कर सके. इसको ऐसा ही एक कॉर्नर में रखा जाएगा. उसका मैनुअल रेडिएंट वार्मर प्रायर 20 मिनट्स प्रायर टू द डिलीवरी शुड बी स्विच्ड ऑन. केयर गिविंग, रिसीविंग न्यूबॉर्न इन अ प्री वार्म टॉवेल, जो मैंने बोला था, इमीडिएटली ड्राई करो ताकि इवेपोरेटिव लॉस हम प्रिवेंट कर सके. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिसीव द न्यूबॉर्न इन अ प्री वार्म टॉवेल ऑन मदर्स एब्डोमेन. That is the most important thing. Baby should be delivered on mother's abdomen. Immediately skin to skin contact. अगर बच्चे का कंडीशन और माँ का कंडीशन परमिट करता है तो do the skin to skin contact with mother immediately and early initiation of breastfeeding. Next, delaying and postpone bathing. ये postpone bathing को लेकर बहुत सारा बात होता है. Postpone bathing मतलब कि हम लोग यहाँ पे बोलते हैं until your cord falls, do not give any bathing to the baby, just do the sponging. और जो डिले वेइंग मतलब कितना देर तक वेइंग को डिले करेंगे, हम लोग बोलते हैं कि तुरंत बाद का बच्चे का जन्म के बाद ही उसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट करो एटलीस्ट फॉर 1 hour. सो आफ्टर 1 hour you just do the weighing and give the vitamin K injections and other things what are the birth doses of vaccinations. so ये सब चीज में थोड़ा सा डिले करो क्योंकि तुरंत ही अगर वेट करने जाओगे तो एक तो ठंडा दुनिया में आ ही गया, फिर से एक ठंडा ऑब्जेक्ट वेट मशीन है, उसमें देने से बच्चे का हाइपोथर्मिया बहुत ज्यादा होता है. नेक्स्ट, हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोटिवेटिंग. हम लोग को ही देयर है जहाँ पे हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं माँ को एंड अदर आवर हेल्थ केयर वर्कर्स को और हम लोग को कलीग्स को कि फर्स्ट मदर्स को मोटिवेट करेंगे कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट करना ही पड़ेगा जितना भी तुमको प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो बच्चे के लिए ये अच्छा नहीं होगा. और उसको मोटिवेट करना पड़ेगा अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए. और हेल्थ केयर वर्कर को क्यों हम मोटिवेट करेंगे? हम मोटिवेट करेंगे इसलिए कि ताकि उसका वर्म चेन जो है उसमें कोई ब्रेक ना आ जाए. यही मैंने बोला था कि वर्म चेन शुड बी मेंटेन, देयर शुड नॉट बी एनी ब्रेक. So what is this worm chain? We know all this is a 10 steps process और हम interlinked बोलते हैं कि warm delivery room, that means temperature more than 25 degree centigrade, in newborn care cord radiant warmer should be switched on 20 minutes prior to the delivery. जो बच्चे को रिसीव करने के लिए मदर्स के एब्डोमेन पे 2 pre-warm towel should be there. That is the warm delivery room, draft free. उसका दरवाजा सब कुछ बंद रहना पड़ेगा. There should not be any steel objects near to the delivery, near to the NBCC, etc. उसके बाद immediate drying with a pre-warm towel, then skin to skin contact with the mother for at least for 1 hour. In early initiation of breastfeeding, delay bathing and weaning, warm clothing and bedding. जब हम यहाँ पे डिलीवरी होता है हम दिखाएंगे, जब स्विच ऑन करते हैं रेडिएंट वार्मर को प्रायर टू द डिलीवरी, हम वहां पर ही 2 क्लीन स्टेराइल टॉवल रख देते हैं. उसके साथ बच्चे का जो कैप, शॉक्स वगैरह है ये सब भी रख देते हैं ताकि बच्चे को जो क्लोथिंग देंगे वो भी गर्म है. कि मदर एंड बेबी टुगेदर वार्म ट्रांसपोर्टेशन. जब कभी भी बच्चे को ट्रांसपोर्ट करेंगे, हम बार बार ये ट्रांसपोर्टेशन में फोकस करते हैं हाइपोथर्मिया के वक्त, उसको अच्छे से रैप करना पड़ेगा, अच्छे से कवरिंग फ्रॉम हेड टू टो, ये अच्छे से कवर करके ट्रांसपोर्ट करो. कुछ नहीं मिलेगा तो मम्मी के साथ वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट में ही बच्चे को ट्रांसपोर्ट करो पोस्टनेटल वार्ड में. कुछ नहीं मिलेगा अगर दूसरा फैसिलिटी में बच्चे को रेफर करना पड़ेगा, तब बच्चे को वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट में ही भेजो. अगर कुछ भी नहीं है हम लोगों के पास, अगर है तो ठीक है, ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर है तो भेजो उसमें. और उसके बाद हम बोलेंगे वार्म रिससिटेशंस, अनदर स्टेप. लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्थ एजुकेशंस. क्योंकि until or unless we educate the mothers and co-colleagues about the co-colleagues means and others are scavengers and those who are helping us के ये warm chain का importance क्या है, क्यों चाहिए और कैसे बेबी को warm रख सकते हैं. This is maintenance of warm chain in labor room. Pre-warm towel बेबी को रिसीव करते हैं, रखते हैं माँ के साथ. वो जो भीगा हुआ कपड़ा है तुरंत ही हम डिस्पोज करते हैं. कभी कभी देखा गया है there is only one towel with whom I am drying and I'm wrapping the baby. This is absolutely not done. The most important thing, supervising. Supervising means not like जाएंगे कुछ बातें करेंगे. Supervising means हाथ लगा के देखो. That is supportive supervision we need to do. Radiant warmer जो है वो काम कर रहा है या नहीं, मशीनरी ठीक है ना,
इंश्योर ऑप्टिमम इक्विपमेंट फंक्शनलिटी, रेडिएटर वार्मर, जो इंक्यूबेटर है, जो थर्मोमीटर है, दोज आर सुपरवाइज करना पड़ेगा कि डिलीवरी हो रहा है। 2 टॉवल है ना, प्लास्टिक शीट, अभी बात करेंगे, हम बोला है पहले कि हाइपोथर्मिया जो भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, हम टर्म और प्रीटर्म को सेपरेट करके बोलेंगे। प्रीटर्म बेबी के लिए कुछ स्पेशल चीज हमको रखना पड़ेगा। यहाँ पे न्यूरप बोलते हैं, तो चीज फूड ग्रेड प्लास्टिक्स जहाँ पे हम बच्चे को रिसीव करते हैं, वो है या नहीं, क्योंकि अगर प्री टर्म डिलीवरी होता है 30 वीक्स के पहले, तो बच्चे को प्लास्टिक, फूड ग्रेड प्लास्टिक में रखेंगे, तो वो भी हमको मौजूद रखना पड़ेगा। और calibration of equipment, that is the most important thing we do forget usually, that is we can forget to calibrate our machines. फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मोमीटर और रेडिएंट वार्मर वो कैलिब्रेट हम कैसे करते हैं कि टेम्परेचर प्रोब जो है रेडिएंट वार्मर का, वो जो बच्चे का टेम्परेचर शोज कर रहा है, मेरा थर्मोमीटर वही शो कर रहा है या नहीं। अगर दोनों में कुछ प्रॉब्लम है तो दोनों ही चेक करना पड़ेगा। और पीरियोडिकल कैलिब्रेशन, जो कि कोई बायोमेडिक्स को देकर, ये इंस्टीट्यूशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ बायोमेडिक्स का अरेंज करेंगे, हम उनको बताएंगे, वो आके कैलिब्रेटर ले आके ये सब मशीन कैलिब्रेट कर देते हैं। हम लोग के यहाँ ऐसा ही होता है, ईयरली हम ट्वाइस कैलिब्रेट दीज मशीन्स। And proper recording and documentation of newborn's temperature. Yeah, this documentation is the most important thing that always we do forget, or sometimes we neglect, or sometimes we ignore. हम जो एक QI किए थे, क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स था हम लोगों का, हाइपोथर्मिया को लेकर स्किन टू स्किन कांटेक्ट कर रहे थे कि हम सोचते थे कि क्यों बच्चा हाइपोथर्मिक रिसीव कर रहे हैं। जब कभी भी लेबर रूम से आ रहा है हम हाइपोथर्मिक, इधर एटलीस्ट कोल्ड स्ट्रेस में ही तो मिलता है बच्चा, तो क्यों मिलता है? तो देखा गया है कि जब कभी भी आता है लेबर रूम में, उसका टेम्परेचर सेंडिंग का वक्त कितना था और हम लोग का रिसीविंग का वक्त कितना है, उसमें ना वो डॉक्यूमेंटेशन कभी भी नहीं मिल रहा था। सो अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो जाता था तो हम लोगों को पता चलता क्यों, कहाँ पे ये बेबी हाइपोथर्मिक हो रहा है। जब हम डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू किया तो हम लोग को पता चला मैक्सिमम टाइम during transportation from labor room to NICU, that is not being done properly. That's why they are losing temperature, in point 1 to 2 degree centigrade का temperature loss हो जाता था उन लोगों का। And most important thing, we should not forget, being a nurse in NICU, ensure optimum infection control measurements. Do your hand washing, do your hand rubbing, maintain your 5 golden moments of hand hygiene given by WHO. Next, warm transportation of newborn from delivery room to postnatal ward. Either ये प्लास्टिक रैप में करो, या नहीं तो बेबी को इसमें अच्छे से टॉवल में रैप कर दो। कुछ भी नहीं मिलने से तो मैंने बोला कि मम्मी के साथ भेजो स्किन टू स्किन कांटेक्ट करके। अगर ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर है तो अच्छा, सबसे अच्छा बात है। नेक्स्ट, सिक और प्रीटर्म इन्फेंट। मैंने बोला था कि प्रीटर्म को हम थोड़ा सा स्पेशल केयर देंगे, क्योंकि प्रीटर्म आर सो स्पेशल टू अस एज दे आर सो टाइनी। Sick and preterm infants born after 30 weeks gestation should be dried at birth with warm towels and cap put on the baby's head. उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर 30 weeks के पहले हो जाएगा तो उसको do not dry, should not be dried, but should be placed in a plastic bag and their heads covered with a cap. जैसे कि यहाँ पे हमने किया है, पूरा बच्चे को रैप करेंगे प्लास्टिक में, उसका हेड को खुला छोड़ के। अगर आपका न्यू रैप है तो उसमें देखेंगे मत, सर को छोड़ के पूरा ही एक प्लास्टिक बैग का माफिक है उसमें डालेंगे, क्योंकि देखा गया है अगर उनको अगर ड्राई करेंगे तो इनका इनसेंसिबल वाटर जो है वो लॉस ज्यादा होता है, और इवापोरेटिव लॉस पे वो दे आर ड्यूरिंग ड्राइंग दे गॉट मच मोर हाइपोथर्मिक। सो डो नॉट ड्राई। अगर कुछ ब्लड वगैरह है तो उसको सिर्फ पोंछ के डाल दो उसको प्लास्टिक बैग। नेक्स्ट, प्लेस अंडर हीटिंग रेडिएंट वार्मर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। जब हम 30 वीक्स के बिफोर होने से हम बोलते हैं कि उसको रेडिएंट वार्मर में लाओ, क्योंकि हम लोग का SNCU का जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो तो है लेस देन 32 वीक्स और लेस देन 34 वीक्स हम एडमिशन क्राइटेरिया में रखते हैं, तो उसको रेडिएंट रेडिएंट वार्मर के अंडर ही एग्जामिन करो। नर्स इन ह्यूमिडिफाइड इंक्यूबेटर, अगर आप लोग के पास इंक्यूबेटर है। और अब बोलेंगे थर्मोन्यूट्रल एनवायरनमेंट के बारे में, क्योंकि ये जो प्रीटर्म है दे आर सो डेलिकेट। इसको जब भी नर्स करेंगे इसको थर्मोन्यूट्रल एनवायरनमेंट चाहिए टू मिनिमाइज एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो क्या है ये थर्मोन्यूट्रल एनवायरनमेंट? थर्मोन्यूट्रल एनवायरनमेंट होता है कि ऐसा एक टेम्परेचर रेंज जहाँ पे उसका बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है बेबी का वो बहुत मिनिमम है, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन बहुत कम होता है और बेबी का थ्राइव्स भी बहुत कम होता है। सो दिस रेंज को हम बोलते हैं, टेम्परेचर रेंज को, थर्मोन्यूट्रल रेंज ऑफ टेम्परेचर और न्यूट्रल थर्मल एनवायरनमेंट। फॉर ये जो थर्मोन्यूट्रल एनवायरनमेंट है ये कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज नहीं है,
स्पेसिफिक बेबी के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज है, जैसे कि अगर 1500 से नीचे में बेबी है तो 1 से 10 दिन तक बच्चे को 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है थर्मोमीटर रेंज, 34 डिग्री सेंटीग्रेड 11 days to 3 weeks old, 3 week to 5 week 33 and 32 is more than 5 weeks old. वही जब 1500 से 1999 ग्राम्स के बच्चे होता है तब उसका 1 to 10 days तक हम थर्मोमीटर जोन रखते हैं 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 11 days to 4 week 33 and more than 4 weeks 32. वही 2000 ग्राम्स टू 2499 ग्राम तक हम 1-2 दिन तक 34 डिग्री, 3 दिन से 3 वीक तक 33. This is a chart that you should have with you in your unit that can be maintained, but usually हम ऐसे तो मेंटेन NICU में नहीं करते हैं, ये इंक्यूबेटर में ज्यादातर मेंटेन हो सकता है, और नहीं तो पहले कुछ हम लोग के पास रेडिएंट वार्मर था जिसके एयर प्रोब में एयर टेम्परेचर सेट करने का एक चांस था, वहां पे कर सकते थे, लेकिन यूजुअली हम लोग जो करते हैं एनवायरमेंटल टेम्परेचर को 28 डिग्री सेंटीग्रेड में फिक्स करके रखते हैं. But this thermoneutral zone is very much important for treating a preterm newborn if you have the facility of having an incubator. Nurses responsibility and SNCU and NICU. हम जब NICU और SNCU में काम करते हैं, we are so confident. हाँ, हम लोग का बच्चा तो रेडिएंट वार्मर में है, ये they will not get hypothermia, but this is very wrong idea. So many times they are in cold stress. So देखा गया है कि रूम टेम्परेचर कुछ शो कर रहा है, हम लोग देखा नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा. मैनुअल मॉनिटरिंग ऑफ टेम्परेचर पीरियडिकली, जो हम लोग नहीं करते हैं, कभी कभी इग्नोर कर देते हैं. हाँ, तो वार्मर में है, टेम्परेचर तो शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन कभी कभी देखा गया कि अगर मैनुअल देखेंगे तो बच्चे का कोल्ड स्ट्रेस इजीली वी कैन आइडेंटिफाई. सो मैनुअल मॉनिटरिंग ऑफ टेम्परेचर पीरियडिकली ऑफ neonates instead of kept under radiant warmer, instead of keeping under radiant warmer. An early and prompt response to alarms. बेबी का हाइपो या हाइपोथर्मिक होने से भी अलार्म देता है, वो अलार्म को नोट करो, क्योंकि जब भी 36.5 के नीचे आ जाता है पेशेंट अलार्म देता ही है. हम लोग वो अलार्म को म्यूट कर देते हैं, लेकिन कुछ मेजरमेंट्स नहीं लेते हैं, तो वो अर्ली एंड प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करना पड़ेगा. यूज ऑफ क्लिंग रैप. क्लिंग रैप को कैसे यूज करेंगे? हम लोग कभी कभी देखा है कि छोटा सा करके क्लिंग रैप को देता है, लेकिन नहीं, ये पूरा रेडिएंट वार्मर का जो बेसिनेट है वो पूरा कवर करके देना पड़ेगा क्लिंग रैप को, थोड़ा सा खुला छोड़ के, ताकि उसका गैसियस एक्सचेंज हो सके बाहर के साथ. Then proper covering of neonates, that is the under the radiant warmer, baby should have shocks and mittens and caps. Use of nesting, the single most thing that you help करता है बच्चे को एक फ्लेक्स पोस्चर मेंटेन करने में. ये फ्लेक्स पोस्चर भी बच्चे को हेल्प करता है वार्मथ मेंटेन करने में. For initiation of PMC that I will discuss in broad later on. फॉर्म ट्रांसपोर्टेशन बार बार बोल रहे हैं. मेजरमेंट टू रिड्यूस प्रोसीड्यूरल हीट लॉस. दिस इज द सिंगल थिंग. जब कभी भी प्रोसीड्यूर करते हैं हम लोग को गर्म लगता है, रेडिएंट वार्मर कभी कभी ऑफ कर देता है, दैट शुड नॉट बी डन. और मिनिमल हैंडलिंग करो. मिनिमल हैंडलिंग करने से सेप्सिस भी कम होगा. सेप्सिस कम होने से, क्योंकि सेप्सिस होने से भी बच्चे का हाइपोथर्मिक हो जाने का चांस है, तो वो भी हाइपोथर्मिया हम प्रिवेंट कर सकते हैं. और मिनिमम हैंडलिंग करने से उसका जो एक फ्लेक्स पोस्चर है वो भी नहीं घटेगा, तो वो भी थोड़ा सा शांत रहेगा. Strict infection control measurements. Now, nurses' responsibilities in postnatal ward. Obviously, make sure the environment is draught-free. Baby should not be kept near to any door or windows. Mother baby को एक साथ में रखो. Bedding in, periodical checking of temperature in neonates in postnatal ward. This is very important. So, क्योंकि हम लोग ज्यादातर postnatal ward से hypothermic baby receive करते हैं. Ensure appropriate covering of baby. Focus on KMC. Postponed birthing, exclusive breastfeeding, counseling of mothers, and warm transportation means postnatal ward से जब घर जाएगा उसको अच्छे से रख करके लेके जाओ बाबा. And nurses responsibility in community maintenance of warm room environment, कि हमको माँ को बोलना पड़ेगा कैसा रूम एनवायरमेंट होना चाहिए, कितना गर्म होना चाहिए, कैसे करेंगे गर्म. प्रॉपर कवरिंग, KMC, एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफीडिंग. माँ को बोलेंगे KMC आपको अकेला नहीं कर पाओगे तो क्यों, कौन उसके आपके साथ आपका हस्बैंड जो है वो भी कर सकते हैं, ऐसे बताना पड़ेगा. And obviously we always add this early identification of danger signs. This danger signs should be communicated whenever a hypothermic baby, क्योंकि hypothermia में भी आपका postnatal ward तक नहीं हुआ, लेकिन घर जाने से भी हो सकता है. So please discuss this early identification of danger signs and educating the mother and the family members regarding this hypothermia. Now, therapeutic hypothermia, ये research हुआ है that is regionally cooling is provided कुछ बेबी को जिसका है हाइपोक्सिक इंसल्ट होता है. मैंने खुद अभी तक नहीं देखा है ये थेरापेटिक हाइपोथर्मिया, सिर्फ पढ़ा ही है.
नेक्स्ट लास्टली वी शुड से WHO एक गाइडलाइन पब्लिश किया था जिसने देखा गया है कि थर्मल केयर को इंक्लूड किया गया है एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में, आप वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स करके that should be provided to all newborn regardless of setting. So take home message regarding hypothermia, what should be? One, welcome delivery room, maintain warm chain, do KMC routinely for every low birth weight baby, document temperature at admission, manage promptly baby hypothermia by doing that gradations, and save the baby from this hypothermia. It's a silent killer and reduce the neonatal mortality. Now, do the KMC as we are talking kangaroo mother's care, starting from this hypothermia, just beginning. Kangaroo mother क्या है? Kangaroo they are so fertile and they always give preterm delivery. They do preterm delivery. So उसका जो preterm kangaroo baby होता है उसको क्या करते हैं? उसके शरीर में एक सैक है उसके अंदर रखता है, वहां से ही वो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन वगैरह वगैरह सब पाता है, उसका टेम्परेचर भी मेंटेन होता है तो कि उतना ऑस्ट्रेलिया का कोल्ड टेम्परेचर में भी बच्चा अच्छे से बढ़ जाता है, जस्ट लाइक एन इनबिल्ट इंक्यूबेटर लाइक। तो यही चीज हम लोगों के यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था 1970 में, इनिशियली इसको डेवलप किया गया था, दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय एडगर रे और कंटिन्यूड बाय मार्टिनेज इन 1978। हम लोग को सभी को पता है व्हाट इज कैंगरू मदर केयर। दिस इज सिंपल मेथड ऑफ केयर फॉर लो बर्थ वेट इन्फेंट्स दैट इंक्लूड्स अर्ली एंड prolonged skin to skin contact with the mother and exclusive breastfeeding. Kangaroo care special way caring of preterm and low birth weight babies, which promotes effective thermal control, breastfeeding, prevention of infection, and perinatal bonding. This much of advantages this kangaroo mother care is having. What are the benefits? Mother को क्या है, बच्चे के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से होता है और मदर बेबी बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है। बेबी का जो बेनिफिट्स होता है थोड़ा सा बाद में हम डिस्कस करेंगे। इंस्टीट्यूशनल क्या है, जब भी आप केएमसी करोगे थोड़ा छोटा बच्चा माँ के पास नर्स हो जाएगा तो आपका मैन पावर तो आप इकोनोमाइज कर ही पाओगे, उसके साथ में आपका सेप्सिस का चांस बहुत घट जाता है, तो एंटीबायोटिक यूज कम हो जाएगा और आपका मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी भी कम हो जाएगा। तो ये भी तो इंस्टीट्यूशन का एक बेनिफिट ही है। फैमिली का बेनिफिट क्या है, बच्चे का वेट गेन ज्यादा होता है, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए बच्चे का जो फैमिली में एक्स्ट्रा कोई बर्डन नहीं होता है। सोसाइटी क्या होता है कि बच्चे तो अच्छे से बढ़ रहा है, तो सोसाइटल को जो बच्चा कोई अगर केएमसी होने से अगर बच्चे का वेट नहीं होता, अच्छे से बढ़ नहीं जाता, तो दे माइट बी अ बर्डन टू द सोसाइटी इफ द बेबी इज नॉट बीइंग डेवलप्ड प्रॉपर्ली। और ये देखा गया है पेन कंट्रोल, as we know the pain is being considered as the fifth vital signs nowadays, that pain can be controlled best in neonates when we do any procedure keeping the baby in KMC positions like doing any CBG or other things. If the baby is kept in KMC positions, सबसे अच्छा होता है उसका पेन कंट्रोल, जो कि पेन के बारे में हम बहुत कम ही सोचते हैं लोगों के, लेकिन it can be controlled। फादर का जो होता है कि मम्मी के पास बच्चा रहेगा तो फादर का थोड़ा सा जो फाइनेंशियल इश्यूज है वो भी कम हो जाएगा। नाउ हाउ डज इट हेल्प अ नियोनेट? फिजियोलॉजिकल बेनिफिट होता है, जो कि हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट। बच्चा जब माँ के ऊपर में छाती में सोता है ना, तो माँ का जो एक रिदमिक स्टिमुलेशन होता है रेस्पिरेटरी रेट का, वो बच्चे को भी एक रिदम देता है। तो देखा गया है ज्यादातर एपनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय डूइंग दिस केएमसी। ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन कंजम्पशन, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये सब कुछ मेंटेन होता है, क्योंकि जब भी केएमसी करेंगे माँ सब भी वक्त में बच्चे के बारे में सोचेगा, मदर बेबी बॉन्डिंग इतना अच्छा होगा कि मदर का ब्रेस्ट फीडिंग अच्छा होगा, ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छे से आता है, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छे से होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन होता है, स्लीप पैटर्न्स, बिहेवियर ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बेबी फील मोर सिक्योर। एंड क्लिनिकल ब्रेस्ट फीडिंग, क्लिनिकल बेनिफिट्स ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ जाता है तो इसकी मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, चांस ऑफ सेप्सिस, नोसोकोमियल इन्फेक्शन, ये सब बहुत कम होता है। और ऑब्वियसली पेन कंट्रोल दैट आई हैड डिस्कस्ड। एलिजिबिलिटी ऑफ बेबी, ये एक स्टडी में दिया गया था कि बर्थ वेट अगर 1800 ग्राम से ज्यादा होगा तो स्टार्टेड बर्थ वेट अगर 1200 से 1799 तक होगा तो हीमोडायनेमिकली स्टेबल होने से करो। लेस देन 1200 ग्राम तो एक ही है कि हीमोडायनेमिकली अगर बेबी स्टेबल है। स्टाफ्स आर कॉन्फिडेंट, नाउ आई विल से द मदर इज कॉन्फिडेंट बोलते हैं, लेकिन अगर माय स्टाफ्स वर हेल्पिंग दिस मदर टू डू द केएमसी, दे आर कॉन्फिडेंट, ओके हम बच्चे को मॉनिटर कर पाएंगे मदर के साथ, बच्चे को 1200 ग्राम के नीचे, तब यू कैन डू दिस केएमसी। Components of KMC, now we said 3 components:
prolonged, focus this prolonged skin to skin contact, क्योंकि skin to skin contact irrespective of birth weight हर बच्चे को करना है तुरंत ही जन्म के बाद for 1 hour. So prolonged means we do say nowadays कि KMC जब सेशन शुरू करेंगे एक सेशन में minimum 90 minutes you have to do KMC. That is prolonged skin to skin contact. Kangaroo nutrition using breast milk. हम लोग नहीं बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आज, क्यों नहीं बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब उसको ब्रेस्ट फीडिंग ही करना पड़ेगा? क्यों? अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग ना कर पा रहा है, उसको ओजी फीडिंग देना पड़ रहा है, उसको भी हम केएमसी करेंगे। और ये देखा गया है कि अगर हम लोग कैंगारू पोजीशन में ओजी फीडिंग दे रहा है तो बच्चे का आउटकम जो है बहुत अच्छा होता है। तो कैंगारू न्यूट्रिशन यूजिंग ब्रेस्ट मिल्क, हाँ, जो भी फीडिंग दे रहा है, ये इट मे बी थ्रू ओजी ट्यूब, इट मे बी थ्रू पैलाडा, इट मे बी थ्रू स्पून, देना ही होगा, देना पड़ेगा सिर्फ एक ब्रेस्ट मिल्क ही। एंड अर्ली प्लान डिस्चार्ज एंड फॉलो अप, डिस्चार्ज तो करेंगे अर्ली, वो प्लान ही होगा कि हाँ इतना वजन होने से ही हम डिस्चार्ज करेंगे एज पर योर इंस्टीट्यूशनल क्राइटेरिया, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू डू द फॉलो अप। नाउ these are being एक यहाँ पे मैंने पढ़ा केएमसी को 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, कैंगारू पोजीशन, कैंगारू न्यूट्रिशन, कैंगारू सपोर्ट, कैंगारू डिस्चार्ज। वो जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट मैंने बोला उसको बोलते हैं कैंगारू पोजीशन। जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मैंने बोला कि आप उसको बोलते हैं कैंगारू न्यूट्रिशन बाय मींस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। Now kangaroo discharge, that is the early planned discharge. Now another thing is that kangaroo support, क्योंकि पोजीशन के बारे में सबको मालूम है, न्यूट्रिशन के बारे में सबको मालूम है, but we are forgetting about supporting the mother who will do the KMC, supporting the family emotionally, physically, so that they are getting motivated. Be empathetic to those family members and the mothers so that they got motivated to do the KMC even after discharge. So kangaroo positions, if we do discuss, what is that? कि इन्फेंट को प्लेस करो बेयर चेस्ट में, मदर की दोनों की ब्रेस्ट के बीच में अपराइट पोजीशन में, और इसका नेक kept naked except for a nappy and shock and woolen cap, both mother and baby covered with a single cloth just like this. हम बोलते हैं बच्चे को फ्रॉग लाइक पोस्चर में रखो। इसमें जो फ्रॉग लाइक पोस्चर जो है वो बच्चे के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। हेड को एक दिक में टर्न करो ताकि माँ के साथ बच्चे का अगर आई कांटेक्ट हो पाएगी तो वो भी बहुत अच्छा होता है बॉन्डिंग के लिए। और माँ को बोलो बच्चे का बॉटम को सपोर्ट करने के लिए। कभी कभी माँ चेयर पे बैठ के भूल ही जाता है कि बच्चे को बॉटम को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। कैंगारू न्यूट्रिशन, ब्रेस्ट मिल्क ऑन डिमांड or by cup or nasogastric or orogastric tube feeding or by palliative feeding. Then kangaroo support, mother should be supported physically, education, physical support देना पड़ेगा कि हाँ कभी कभी माँ बहुत टायर्ड हो जाता है, मैं अभी नहीं कर पाऊँ, नहीं करना पड़ेगा, ऐसा प्रेशर मत दीजिए। Be empathetic and उसको physical support भी दीजिए ताकि उसका जो कैंगारू का चेयर है जो बिस्तर पे कर रहा है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। Soon after delivery you can do that thing. Education why करेंगे, क्यों करेंगे इसको, ये एडुकेशन भी जरूरी है, सिर्फ माँ को नहीं ये फैमिली को भी देना पड़ेगा। इमोशनल सपोर्ट, कभी कभी होता है मम्मी बहुत उसका घर में बच्चा है वो बहुत टेंस्ड हो जाता है कि हम घर के बच्चा देखे या इसके बच्चे ये बच्चे को देखे, तो उसको इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए। एंड द सोशल सपोर्ट्स, नॉट ओनली मोटिवेटिंग मदर एंड फादर, you have to motivate the family members because soon after discharge the mother will get back to her home and he will be involved in so many health associated works, and sometimes if the mother is having twin baby she needs help to do the KMC, she needs another helping hand, maybe वो हर वक्त KMC नहीं कर पाएंगे तो दादी नानी किसी कोई भी KMC कर सकता है। यहाँ पे एक बार हुआ था कि ट्विन बेबी हुआ है, माँ नहीं आ पा रहा है तो उसका दादी आके KMC किया था हम लोग के हॉस्पिटल में। कैंगारू डिस्चार्ज, दिस इज अ न्यू कि कैंगारू डिस्चार्ज जब होता है मदर लीव्स करता है पोस्टनेटल वार्ड KMC वार्ड से, तो बच्चे को KMC पोजीशन में ही डिस्चार्ज करो, ये दिखाने के लिए कि ये KMC घर में भी जाके ऐसा ही करना पड़ेगा। डू नॉट डिस्कनेक्ट योर बेबी फ्रॉम मी। एंड अर्ली डिस्चार्ज, एडिक्वेट फॉलो अप एंड सपोर्ट, फॉलो अप जो है वो बहुत फोकस करते हैं। अभी KMC का टाइप्स जब बताएंगे कि KMC का टाइप्स है 2, इंटरमीडिएट एंड कंटिन्यूअस। इंटरमीडिएट मतलब कभी कभी नर्सिंग होम में बच्चे को बहुत दिन तक रहना पड़ेगा लेकिन मम्मी उतना दिन तक नहीं रह पाता है तो मम्मी चला जाता है बीच बीच में हॉस्पिटल में, एक दिन के बीच बीच में आके KMC करता है। दैट इज इंटरमीडिएट KMC, गिवन नॉट गिविंग ऑल द टाइम KMC बट ओनली व्हेन अ मदर विजिट्स हर इन्फेंट। और कंटिन्यूअस है जो KMC वार्ड में मम्मी बेटे को एक साथ में रख के हम लोग करते हैं कंटिन्यूअसली।
ड्यूरेशंस एटलीस्ट 1 आवर बोलते हैं, लेकिन अब हम बोलते हैं मिनिमम 90 मिनट्स, और मैक्सिमम का तो कोई नहीं है। जब बच्चा रिगल्स आउट करेगा वो खुद ही बता देगा कि अभी मुझे नहीं चाहिए और गेम्स, मुझे बिस्तर पे रखो। दे विल रिगल आउट, दे विल मूव, दे विल शो डिस्कम्फर्ट, द neonates will show, and minimum 6 to 8 hours and maximum 24 hours. On the basis of these durations, this KMC is being divided at short KMC, minimum 4 hours, extended 5 to 8 hours, long 8 to 9 hours, and continuous more than 12 hours. तो जो इस बेबी को हम लोग इंस्टीट्यूशनल केयर की फिर सिर्फ वेट गेन करने के लिए ही रखा है, उसको एटलीस्ट 9 आवर्स NICU में KMC करना ही पड़ेगा, NICU और SMCU जहाँ पे। Monitoring that we have to do most importantly, that is baby should be well supported. Baby's neck position neither be too extended not too flex. जो बोला ना कि नेक को एक साइड में करो, इतना ही होना चाहिए जैसे कि हम बोलते हैं कि उसका तकलीफ ना हो। यार वो क्लियर है या नहीं? कभी भी माँ के साथ बच्चे को छोड़ दिया, मम्मी को बोल रहे कि तुम देखना, लेकिन maybe the mother is not capable of observing and monitoring the whole things. So बीच पे जाके KMC में मम्मी एंड बच्चे दोनों को देखो, बच्चा is there, airway is clear, breathing is regular, बच्चे का कलर जो है पिंक है, बच्चा हाइपो या हाइपोथर्मिक नहीं हो रहा है ना, बच्चे का कुछ तकलीफ तो नहीं हो रहा है ना, that you have to monitor. And during this visit to monitor the baby, just support the mother with a warm touch at least. कब करेंगे डिस्चार्ज मदर को KMC में? They are healthy and gaining weight. That means अगर बच्चा 20 ग्राम लगभग डे में पर डे वेट गेन करता है तो डिस्चार्ज करो। They are breastfeeding and calf feeding well. मम्मी कॉन्फिडेंट है, ठीक है। The mother is confident and able to manage her infant and good follow up care is arranged. हाँ, ये बच्चे को हम छोड़ रहे हैं लेकिन इसका फॉलो अप तो हम जरूर अच्छे से कर पाएंगे, तब छोड़ो। Post discharge follow-ups once or twice a week till 37 to 40 weeks, 2.5 से 3 किलो तक. Thereafter once in week 2 to 4 week तक till 3 months. Please come after. Subsequently every 1 to 2 months during first year. ये जो follow-up का जो हम लोग का एक प्रोटोकॉल है हम लोग बता रहे हैं. Most frequently visit if the baby is not growing well. घर में जाने के बाद अगर बच्चा को नहीं वजन बढ़ रहा है, that is less than 15 to 20 gram per kg per day up to 40 weeks, please come after. And then less than 20 grams per kg. अगर इससे भी कम होता है तो प्लीज एडमिट करो बच्चे को। So the key message, kangaroo care is the simple, most cost-effective way. Motivate your family members to do the KMC. Mother is not the sole member to do the KMC. वो भी कर जाएंगे तो उसके बाद उसका पापा या घर का कोई भी ये कर सकता है। Mother, father or any other member can do it. Kangaroo is not a substitute but an additive to preterm baby care. This is lastly. Thank you. Now I will ask others to, if you have any questions, please ask. थँक्यू मॅडम. काही प्रश्न असतील स्टाफला तर त्यांनी विचारा किंवा चॅट बॉक्स मध्ये टाइप करू शकतात ते. Yeah, Sister Ushursi, thank you so much. That was so well covered and comprehensive. आपने बहुत ही simple और practical messages दिए हैं जो हम almost daily NICU में, postnatal wards में, labor room, delivery areas में follow कर सकते हैं. I think hypothermia is a very important but at the same time ignored problem. हम लोग इस पे ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं ये सोचते हुए कि कुछ नहीं होता है, लेकिन we have seen a lot of babies becoming very sick. So I would request all the staff, अगर आपके मन में कोई भी doubts हैं तो आप kindly पूछिए. मैम एक question था कि preterm babies के लिए delaying weight, will it really help? Actually देखिए, preterm babies के लिए delay weighing is not a helpful thing, but we do suggest इसलिए कि हम wait करने के वक्त में बहुत सारा चीज भूल जाते हैं कि ज्यादातर वो भी हाइपोथर्मिया होने में बहुत हेल्प करता है कि अगर ये प्रीटर्म डिलीवरी है, वेट हम थोड़ा सा डिले करें। एक्चुअली प्रीटर्म डिलीवरी में वेट तो हम डिले नहीं करेंगे क्योंकि उसको तो हम भेजेंगे एसएमसीयू में, तो वेट तब कर सकते हैं, लेकिन पहले ही वेट नहीं, पहले उसको बैग में डालो, उसके बाद उसको वार्म करके थोड़ा सा वेट ले लो। जो हम टर्न बच्चे के लिए बोलते हैं कि 1 घंटा तक डिले कर सकते हैं, वो प्रीटर्म के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन बैग में डालने के बाद वेट करने से अच्छा होगा।
वेरी गुड। एक्चुअली मैम ये जो मैसेज आपने बताया कि 32 वीक्स से कम वजन वाले जो बच्चे हैं उनको ऐसे पॉलिथीन बैग एंड रैप में रिसीव करना, ना कि समय वेस्ट करना ड्राइंग में, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर प्री टर्म बेबीज। टर्म बेबीज में हम सब जानते हैं स्किन टू स्किन केयर इज द बेस्ट वे ऑफ कीपिंग द बेबी वार्म। Another question is there, ma'am. Kindly tell whether it is necessary to use socks and clothes for newborns under the radiant warmer. हाँ, यही बात हम लोगों का एक जो मैंने बोला था, जिसका फैकल्टी था वहाँ पे आया था। हाँ, शॉक्स एंड मिटन्स एंड कैप्स ये आप यूज कर सकते हो, क्योंकि रेडिएंट वार्मर में मैंने बोला है कि रेडिएंट वार्मर में ज्यादातर बच्चे कोल्ड स्ट्रेस में चले जाते हैं इंस्टेड ऑफ लाइंग अंडर द रेडिएंट वार्मर। तो वो प्रिवेंट करने के लिए शॉक्स एंड मिटन्स यू कैन यूज एंड इवन कैप। लेकिन हाँ, देखना पड़ेगा बच्चा गर्म तो ज्यादा नहीं हो रहा है ना, बच्चे डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है ना अगर बच्चे को। लेकिन हम लोग यूज करते हैं, स्पेशली प्रीटर्म बेबी का तो यूज करते ही हैं, लो बर्थ वेट बेबी के लिए शॉक्स एंड कैप्स एंड मिटन्स। Are there any more questions? I'll request आपको मन में कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, आप काइंडली पूछिए, मराठी में पूछिए। We will translate for madam. She is a very very experienced and a very passionate teacher. So आप उनके एक्सपीरियंस का फायदा लीजिए। Madam, good afternoon, madam. I'm pediatrician from Wardha. I just want to ask hello, madam. Yes. Am I audible? Yeah. Yes, audible. Can you use thermal gun instead of digital thermometer in post-COVID era? Actually, thermal gun is not, we do not ask support this thermal gun because the thermal temperature taking from the forehead is not authentic all the time, and we are focusing all these things. हम लोग फोकस कर रहे हैं एक्सिलरी टेम्परेचर में। अगर आप लोग, क्योंकि एक्सिलरी टेम्परेचर जो है उसको देख के करते हैं। थर्मल गन में समटाइम्स देखा गया है फोरहेड तो वार्म है लेकिन उसका एक्सट्रीमिटीज कोल्ड है, तो थर्मल गन तो ठीक ठाक टेम्परेचर ऑलवेज शो नहीं करता है। सो वी डू नॉट सजेस्ट थर्मल गन। Even in COVID area, when we are caring of our babies, we are taking that much of protections, है ना, कि आप तो प्रोटेक्शन लेके ही केयर कर रहे, तो थर्म एक्सिलरी टेम्परेचर लेने में क्या दिक्कत है? बराबर है। थैंक यू मैम। जी सर, वैसे आप टेक्निकली देखें तो ये जो हम टच टेक्निक भी बताते हैं, दिस इज यूजफुल इन दोज प्लेसेस वेयर वी डोंट हैव रेडी एक्सेस टू थर्मोमीटर, बट all of us must remember that thermometer auxiliary is the standard that we are using, and we should emphasize ki auxiliary temperature by the correct technique of measuring, we must implement that as our standard. Yes. Another question, ma'am, during dual surface phototherapy it is very difficult to keep the baby on the cold glass. Can we make a nest to keep the baby? Actually, this is also, there is a confusion. Can we do the nesting under a phototherapy? If we can well cover the phototherapy light under a radiant warmer instead of placing a nesting, उसको थोड़ा सा बड़ा करके, तो we can. Sometimes we do have a confusions whether we can use a cling wrap that may cause obstructions under a phototherapy. But it is saying there is no कि ये बहुत कुछ उतर चढ़ाव नहीं करता है फोटोथेरेपी के लाइट का जो फ्लक्स जो वेवलेंथ में है उसमें, तो इसलिए हम यूज कर सकते हैं नेस्टिंग। अगर बच्चे का पूरा सरफेस एक्सपोज्ड हो रहा है तो नेस्टिंग देने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब एक्चुअली डुअल सरफेस फोटोथेरेपी वी आर नॉट यूजिंग नाउअडेज, वी आर asking for giving LED phototherapy, and those are being placed diagonally, not directly over under the radiant warmer, and from more ये एलईडी फोटोथेरेपी में ही हम इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। इसलिए डुअल सरफेस यूज करने से नेस्टिंग तो दे सकता है, लेकिन साइड में देने से हम नेस्टिंग को उतना यूज नहीं करते हैं। मैडम, इफ आई कैन जस्ट ऐड, फोटोथेरेपी अगर आप इफेक्टिवली देना चाहते हो तो बेबी का मैक्सिमम स्किन सरफेस एरिया एक्सपोज्ड होना चाहिए। एंड जैसे अभी सिस्टर उषोश्री ने बताया कि आजकल एलईडी फोटोथेरेपी बहुत ही इफेक्टिव है। सो अगर आप उसे इफेक्टिवली 2 सोर्स से एलईडी फोटोथेरेपी दे पा रहे हो तो आप नेस्टिंग जरूर कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखिए कि अगर बेबी का बिलिरुबिन लेवल ज्यादा है
तो इफेक्टिव फोटोथेरेपी मिलना तो चाहिए बच्चे को। The other thing you must remember, जो पुराने टाइम हम यूज करते थे ट्यूबलाइट्स, कई जगह पर अभी भी ट्यूबलाइट्स या एलईडी होगा या सीएफएल होगा, उनमें थोड़ा सा हीटिंग होता है बेबी का, बट एलईडी फोटोथेरेपी में हीट जनरली नहीं मिलता है बेबी को, सो देयर आर चांसेस कि बच्चा ठंडा भी हो सकता है, या अगर गर्म वातावरण में आप जैसे अप्रैल मई के महीने में बेबी को फोटोथेरेपी दे रहे हैं तो बेबी गर्म भी हो सकता है। तो आपको हर घंटे 2 घंटे में बेबी के हाथ पैर छू के टेम्परेचर हर 2 घंटे में चेक करके उसके टेम्परेचर को रूटीनली मॉनिटर करना जरूरी है। Are there any more questions? काही प्रश्न आहेत का स्टाफचे? काही प्रश्न असल्यास आपण विचारू शकता किंवा टाइप करा। डॉक्टर प्रशांत, आप उनको रिक्वेस्ट करें कि मराठी में भी पूछ सकते हैं, हम ट्रांसलेट करके पूछ लेंगे मैम से। मराठीमध्ये सुद्धा विचारा तुम्ही, आपण ट्रान्सलेट करू। तर स्टाफला सर्वांना रिक्वेस्ट आहे की त्यांनी जे काही प्रश्न असतील, आपला महत्त्वाचा टॉपिक आहे आणि केएमसी सुद्धा आपला एक महत्त्वाचं इंटरव्हेन्शन आहे, तर आपण प्रश्न विचारा। काही प्रश्न असतील तर मराठीत विचारू शकता। Okay, sir, I think there are no questions. Yeah, so on behalf of the Maharashtra State NNF and the Department of Health, I thank you, ma'am, for a wonderful presentation today. And we hope we continue to receive such good lectures and such faculty. Prashant sir, आपकी तरफ से कोई अगर point है तो? Thank you, ma'am, because we are also like implementing this KMC in all the SNCUs and NBSUs also. So this will definitely help all the staff for this their reorientation, because during COVID also some practices were hampered, KMC practices. So again they can start their practices. So thank you very much again from Public Health Department. Yeah, thank you, Ushasi ma'am, thank you so much. Thank you so much for giving me this opportunity. And lastly, I would like to add, hypothermia is such a thing. It is very simple to hear and very simple to discuss, but the most difficult to manage and prevent. और जो भी है ना ये nesting, cling wrap, there are so many confusions every day. We are coming in front or we are sharing with our sirs कि ये में hypothermia कैसे prevent करें, जो भी ऐड के double surface में nesting करें या नहीं। जब ये हम लोगों का एक हाइपोथर्मिया का कोर्स में था हम लोग फैकल्टी, तब भी ऐसे सारा बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। सो दिस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि जब भी कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन में बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि मेरा पास नहीं है इसका मतलब तो है नहीं कि ये नहीं है। तो थैंक यू, और आप लोग और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते थे तो अच्छा होता। थैंक यू सर एंड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी वंस अगेन, एंड थैंक यू participants. Question is there? Hello. हाँ डॉक्टर प्रशांत बोलिए। After delivery, how much time warmer में रखना है after delivery? So this is the question. अच्छा। For how much time the baby should be kept in warmer after delivery? After delivery, if the baby is stable, why should I keep the baby under the radiant warmer? I should keep the baby with the mothers in skin to skin contact. Or if the baby is not stable, baby needs resuscitation, so soon after delivery the baby will be under the radiant warmer. And as per the steps of resuscitation process, when the baby will be in routine care and when the baby will be post observational care, that is explained, I think that is explained in the chart. So baby को radiant warmer में क्यों रखना है? अगर ये preterm delivery है less than 32 weeks, तो baby को तो SNCU में भेजना पड़ेगा, है ना? Okay, ma'am. I think it was the last question. One more question is there. How much should be the temperature of water for heat and humidifier of O2 inhalation? अच्छा, ये टेम्परेचर का हीट और ह्यूमिडिफायर जो बोलते हैं, जब हम सीपैप या वेंटिलेटर में देखते हैं कि ह्यूमिडिफायर का चेंबर का टेम्परेचर हम 36.5 में सेट करते हैं, क्योंकि उसका कोर टेम्परेचर के लगभग। लेकिन जब आप वार्म वाटर देंगे, आप कभी भी वो जो प्लेन ह्यूमिडिफायर का बॉटल देखा है तो उसमें देखेंगे कि जो जब भी ऑक्सीजन पास करता है वो कोल्ड हो जाता है। तो आप तो गर्म पानी दे रहा है, उसका कोई ऐसा कुछ सजेस्टेड टेम्परेचर हमने नहीं पढ़ता है कि बोलते हैं कि वार्म वाटर दे दो ताकि वार्म जाए।
ऐसा कुछ टेम्परेचर, बट द टेम्परेचर शुड बी as per CPAP and ventilator the humidifier temperature should be 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड we use से, और जो ह्यूमिडिफिकेशन का टेम्परेचर होता है। I think this was the last question. So thank you very much, ma'am, from Public Health Department. Thank you. आता आपण Thank you, Shruti ma'am. Yeah, thank you so much. तर आता आपण थांबू इथे वेबिनार. सर्वांचे धन्यवाद अटेंड केल्याबद्दल. ठीक आहे, Thank you.